विचारों और दृष्टिकोणों के इस गहरे विश्लेषण द डिबेट में आपका स्वागत है। मैं इस चर्चा का होस्ट हूं और आज हम द आर्किटेक्ट ऑफ पॉसिबिलिटी नामक स्रोत सामग्री के मूल दर्शन पर एक काफी दिलचस्प और तीखी बहस करने जा रहे हैं। हाँ, और यह विषय वास्तव में बहुत गहरा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मुख्य प्रश्न ये है, क्या सफलता केवल असीम आंतरिक विश्वास और बिना किसी बाहरी सबूत के नतीजे को पहले से मान लेने का सीधा परिणाम है, या फिर यह दिशाबद्ध कर्म, कठोर अनुशासन और उस सामूहिक सहयोग की ठोस संरचना से तय होती है जो उस विश्वास को असल में यथार्थ में बदलती है? सही कहा। आज इस चर्चा में मेरा स्पष्ट पक्ष यह है कि पूर्व व्यक्तिगत विश्वास और अपनी पहचान का जो मानसिक बदलाव है ना, वही वो प्राइम मूवर या मूल कारण है जो यथार्थ को आपके अनुकूल बनाता है। और मेरा पक्ष इसके ठीक विपरीत है। मैं इस धारणा को चुनौती देती हूँ। मेरा तर्क यह है कि बिना अनुशासित कर्म और अन्य लोगों के साथ बौद्धिक तालमेल के ये जो असीम विश्वास है, ये केवल एक आत्मछलावा है। अच्छा। हाँ, यह एक खतरनाक भ्रम है जो व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाता है। सफलता ठोस तंत्र, रणनीतिक कार्य और सामूहिक ऊर्जा की मांग करती है, केवल मानसिक मान्यताओं की नहीं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जब हम दी आर्किटेक्ट ऑफ पॉसिबिलिटी का विश्लेषण करते हैं तो एक बात जो सबसे ज्यादा प्रहार करती है वो यह है कि इंसान खुद अपना दरबान है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि सबूत भरोसे का आखिरी पड़ाव है, शुरुआत नहीं। हम हमेशा यह मानते हैं कि पहले हमें कोई गारंटी मिले, कोई बाहरी संकेत मिले, तब हम कदम बढ़ाएंगे। जो कि एक बहुत ही तार्किक सोचें है ना? तार्किक है, लेकिन सच यह है कि जो लोग डरते हैं वे पहले सबूत मांगते हैं। मैं यहाँ एडविन सी बर्न्स का उदाहरण सामने रखना चाहता हूँ। यह व्यक्ति एक मालगाड़ी से उतरकर फटे पुराने कपड़ों में थॉमस एडिसन के कार्यालय में पहुंच गया था। हाँ, यह कहानी काफी मशहूर है। बिल्कुल। उसके पास न तो कोई तकनीकी ज्ञान था, न ही एडिसन तक पहुंचने का कोई माध्यम, लेकिन उसके दिमाग में एक पूर्ण निश्चितता थी कि वो एडिसन का कर्मचारी नहीं बल्कि साझीदार बनने जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। एडविन बर्न्स की कहानी को अक्सर जरूरत से ज्यादा रहस्यमयी बना दिया जाता है। रहस्यमयी कैसे? आप कह रहे हैं कि उनके विश्वास ने उन्हें साझीदार बना दिया, लेकिन मैं कहूंगी कि ये केवल कहानी का आधा हिस्सा है। आधी कहानी नहीं, ये आधारशिला है। जब बर्न्स एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो एडिसन ने बाद में खुद कहा था कि बर्न्स के चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो ये बता रहा था कि वो जो चाहता है उसे हासिल करके ही रहेगा। भाव था, पर सिर्फ भाव से कुछ नहीं होता। मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है ये। जब आप अपनी पहचान को आंतरिक रूप से बदल लेते हैं तो बाहरी दुनिया को आपके उस नए रूप के अनुकूल होना ही पड़ता है। बर्न्स ने खुद को एक साझीदार मान लिया था, लेकिन और उसी अकेले यकीन ने उसे सिर्फ 5 साल के भीतर एक राष्ट्रीय वितरक और एडिसन का साझीदार बना दिया। जब व्यक्ति अदृश्य पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वो किस्मत का मोहताज नहीं रहता। मैं ये जो वास्तविकता के निर्माता वाला ढांचा है ना, इसे मैं सिरे से खारिज करती हूँ। क्यों भाई? क्योंकि ये सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन ये उन तंत्रों को, उन मैकेनिज्म्स को नजरअंदाज कर देता है जिनके जरिए असल में काम हुआ। स्रोत सामग्री में ही एक पंक्ति है, बिना कदम के सोच कल्पना बनकर खो जाती है। बर्न्स सिर्फ एक कमरे में बैठकर विश्वास का मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहा था। आप ये भूल रहे हैं कि जब वो एडिसन के कार्यालय में गया तो उसे तुरंत साझेदार नहीं बना दिया गया था। हाँ, वो तो है। उसे महीनों तक एक मामूली क्लर्क के रूप में बहुत कम वेतन पर काम करना पड़ा। लेकिन उसने उस काम को स्वीकारा क्योंकि उसे पता था कि ये उसके बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। उसका विश्वास ही उसे वहां टिकाए रखा। मेरा बिंदु ठीक यही है। विश्वास ने उसे टिकाए रखा, लेकिन क्लर्क के रूप में किए गए उसके कर्म ने उसे अवसर दिया। वह कैसे? जब एडिसन ने अपनी डिक्टेटिंग मशीन बनाई तो उनके खुद के सेल्समैन उसे बेचने से कतरा रहे थे। उन्हें लगा ये बिकेगी नहीं। तब बर्न्स ने आगे आकर उस मशीन को बेचने का बीड़ा उठाया। ये एक रणनीतिक व्यावसायिक कदम था। उसने बाजार का अध्ययन किया, एक सेल्स प्लान बनाया और उसे सफलतापूर्वक बेचा। ये विशुद्ध व्यावसायिक कौशल था। अगर बर्न्स केवल विश्वास करता और उस मशीन को बेचने का व्यावहारिक प्रयास न करता तो क्या एडिसन उसे साझीदार बनाते? नहीं, शायद नहीं।
लेकिन बिल्कुल नहीं। विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए उसे कर्म की भट्टी में तपाना पड़ता है। केवल विश्वास करने से मशीनें नहीं बिकती। देखिए, आप कर्म को एक स्वतंत्र इकाई मान रही हैं, जो मेरी नज़र में एक बुनियादी भूल है। बर्न्स ने वह सेल्स प्लान इसलिए बनाया क्योंकि उसके भीतर पहले से ही एक साझेदार की मानसिकता थी। एक आम क्लर्क वो जोखिम कभी नहीं लेता। मानबिंग की मानसिकता अलग थी। चलिए इसे और गहराई में ले जाते हैं और सबूत बनाम विश्वास की सीधे तौर पर जांच करते हैं। स्रोत में उस बहरे लड़के का जो उदाहरण है, वो चिकित्सा विज्ञान और मानव विश्वास के बीच के टकराव का सबसे बेहतरीन नमूना है। वो उदाहरण? डॉक्टरों के पास एक्सरे थे, मेडिकल टेस्ट थे और ठोस चिकित्सीय सबूत था कि उस लड़के के कान के आंतरिक हिस्से काम नहीं करते। विज्ञान ने अपना फैसला सुना दिया था कि वो कभी नहीं सुन सकता। पर डॉक्टरों का वो फैसला कोई मनगढ़ंत राय नहीं थी। वो मानव शरीर रचना यानी एनाटॉमी का एक भौतिक यथार्थ था। लेकिन पिता ने उस भौतिक यथार्थ को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। उसने चिकित्सीय रिपोर्टों को फाड़कर फेंक दिया, जो कि काफी अतार्किक था। उसने कहा, तुम्हारे अंदर एक ताकत है और तुम सुनोगे। अगर हम आपके कठोर यथार्थवाद के तर्क पर चलें तो उस पिता को विज्ञान के सामने घुटने टेक देने चाहिए थे। बच्चे को सांकेतिक भाषा सिखानी शुरू कर देनी चाहिए थी, जो कि एक व्यावहारिक कदम होता। लेकिन पिता ने एक समानांतर वास्तविकता का निर्माण किया। उसने बच्चे के दिमाग में ये बात बैठा दी कि उसका बहरापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अजीबो-गरीब फायदा है। मजबूत लोग अपनी कहानी लिखने के लिए बाहरी सबूत नहीं मांगते। और अंततः क्या हुआ? वो बच्चा सुनने लगा और बोलने लगा। उस पिता के अतार्किक, बिना सबूत वाले विश्वास ने भौतिक सीमाओं को तोड़ दिया। ये कैसे हुआ अगर असीम विश्वास यथार्थ को नहीं बदलता? यह एक बहुत ही भावुक कहानी है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें यहाँ भावनाओं से परे जाकर तथ्यों और जीव विज्ञान को समझना होगा। यह कोई जादुई चमत्कार नहीं था जहाँ विश्वास ने मृत कोशिकाओं को जिंदा कर दिया हो। तो फिर वो सुना कैसे? स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है, लड़के ने विश्वास किया, उसमें सीखा। वो सुनना सीखा उन तरीकों से जो किसी ने सोचे नहीं थे। आपको यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी और बोन कंडक्शन के विज्ञान को समझना होगा। एक सेकंड, तो आप कह रही हैं कि चिकित्सा विज्ञान गलत था? मैं कह रही हूँ कि शरीर ने एक वैकल्पिक मार्ग खोजा, एक वर्क अराउंड जो सक्रिय प्रयास का नतीजा था। बच्चा सामान्य रूप से अपने कानों से नहीं सुन रहा था। जब पिता उस बच्चे से बात करता था तो बच्चा ध्वनि तरंगों के कंपन को, वाइब्रेशंस को अपनी हड्डियों के जरिए महसूस करना सीख रहा था। इसे बोन कंडक्शन कहते हैं। समय के साथ लगातार अभ्यास और सक्रिय प्रयास के कारण उस बच्चे के मस्तिष्क ने नए तंत्रिका पथ विकसित कर लिए, न्यूरल पाथवेज बन गए। अच्छा। मस्तिष्क ने कंपन को ध्वनि के रूप में डिकोड करना सीखा। ये सीखना एक अत्यंत जटिल और अनुशासित कर्म है। लेकिन उस कर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? पिता का विश्वास केवल एक उत्प्रेरक था, एक कैटलिस्ट। लेकिन वो जो वास्तविक बदलाव आया, वो बच्चे के लगातार अभ्यास, कंपन को समझने की उसकी जिद और मस्तिष्क के भौतिक रूप से खुद को रीवायर करने के कारण हुआ। अगर वो बच्चा हर दिन उन कंपनों को समझने का व्यवहारिक प्रयास न करता तो पिता का सारा विश्वास धरे का धरा रह जाता। मैं आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन आप खुद सोचिए, मस्तिष्क को ये नया तंत्रिका पथ बनाने का निर्देश किसने दिया? अभ्यास ने नहीं, वो निर्देश उस पूर्ण निश्चितता से आया था जिसे पिता ने बच्चे के अवचेतन मन में स्थापित कर दिया था। जब एक व्यक्ति पूरी निश्चितता के साथ खड़ा होता है तो वो कारण बन जाता है, नतीजा नहीं। ये फिर से वही जादुई सोच है। ये जादुई नहीं है, ये बायोलॉजी है। आप कह रही हैं कि कर्म ने न्यूरोप्लास्टिसिटी को जन्म दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस अटूट विश्वास ने ही उस कर्म की सीमा तय की। जब आप मान लेते हैं कि कुछ संभव है, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके मस्तिष्क को उन रास्तों को खोजने के लिए मजबूर कर देता है जो पहले बंद थे। ये ब्रह्मांड को, या यूं कहें कि अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालना है। ये व्यक्तिगत संकल्प की चरम शक्ति है। देखिए, आप व्यक्ति को एक अकेले योद्धा की तरह पेश कर रहे हैं जो अपनी इच्छा शक्ति से अपनी शारीरिक और बाहरी दुनिया को झुका देता है। लेकिन अजेय संकल्प शून्य में काम नहीं करता।
वैक्यूम में कुछ नहीं होता। मैं वैक्यूम की बात नहीं कर रहा। जब हम सफलता की वास्तुकला की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत संकल्प से एक साम्राज्य नहीं खड़ा कर सकता, और स्रोत सामग्री भी इसी ओर इशारा करती है। चलिए एंड्रयू कार्नेगी के उदाहरण पर आते हैं। अच्छा, कार्नेगी। कार्नेगी एक साधारण टेलीग्राफ बॉय के रूप में अमेरिका आए थे और दुनिया के सबसे बड़े स्टील साम्राज्य के मालिक बने। क्या कार्नेगी स्टील निर्माण के बारे में सब कुछ जानते थे? नहीं। क्या ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत चमत्कार था? कार्नेगी के पास एक अटूट विजन था। वे उस पूरे साम्राज्य की धुरी थे। वे धुरी थे, लेकिन उनका असली रहस्य व्यक्तिगत जिद या केवल विजन नहीं था। उनका रहस्य एकजुट सोच, या स्रोत के शब्दों में तीसरा दिमाग था। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि ये तीसरा दिमाग कैसे काम करता है। इसे कॉग्निटिव सिनर्जी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अलग-अलग विशेषज्ञता वाले लोग एक ही लक्ष्य के लिए जुड़ते हैं तो वे एक ऐसी बौद्धिक शक्ति का निर्माण करते हैं जो उन दोनों की व्यक्तिगत क्षमताओं के योग से कहीं बड़ी होती है। सही है। कार्नेगी ने अपने आसपास रसायनज्ञों, इंजीनियरों और प्रबंधकों का एक समूह बनाया था। जब एक व्यक्ति की विशेषज्ञता दूसरे की सीमा को पार करती है तो नवाचार होता है। मैं मानता हूँ, लेकिन उस समूह को एक साथ लाने वाला विचार तो कार्नेगी का ही था ना? विचार उनका था, लेकिन सफलता उस तीसरे दिमाग की सामूहिक ऊर्जा से आई। स्रोत में प्रकृति का एक बहुत ही सटीक सा सादृश्य है। प्रकृति केवल व्यक्तिगत संकल्प से नहीं चलती, वो सहयोग की एक व्यवस्था है। हाँ, जड़ और मिट्टी वाला उदाहरण। हाँ, जड़ मिट्टी के साथ काम करती है, फूल हवा और मधुमक्खियों के साथ सहयोग करता है। आप अकेले ब्रह्मांड को आदेश देकर एक स्टील मिल नहीं चला सकते। सफलता प्रतिस्पर्धा या अकेलेपन से नहीं, बल्कि सही लोगों को जोड़ने और एक अनुशासित प्रणाली बनाने से आती है। असीम विश्वास आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन सामूहिक सहयोग के बिना आप बहुत जल्दी अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से टकरा जाएंगे। मुझे लगता है आप सामूहिकता को बहुत अधिक महत्व दे रही हैं। सामूहिकता केवल एक उपकरण है। उपकरण? हाँ, उपकरण तब तक मृत रहता है जब तक कि उसे चलाने वाले की जो पहचान है, उसकी जो आइडेंटिटी है, वो शक्तिशाली ना हो। स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश है, पहचान ही आपकी किस्मत की हद तय करती है। आप जिसे सिर्फ शुरुआत कह रही हैं, मनोविज्ञान में उसे सेल्फ कॉन्सेप्ट का पूरी तरह से बदल जाना कहते हैं। मैं यहाँ स्रोत के उस 90 दिनों वाले नियम का संदर्भ लाना चाहूंगा। 90 दिनों तक खुद को सफल मानने वाला नियम। देखिए, मुझे हमेशा से ये एक मनोवैज्ञानिक छलावा लगा है। यह छलावा नहीं है, ये मानव व्यवहार को हैक करने का सबसे प्रभावी तरीका है। स्रोत कहता है कि अगले 90 दिन ऐसे जिएं जैसे आपका हर मकसद पहले ही पूरा हो चुका हो। गरिमा से चलें, शिकायत न करें, एक सफल व्यक्ति की तरह संवाद करें। लेकिन सिर्फ नाटक करने से? ये नाटक नहीं है। जो आदमी अपनी चाहत बन जाता है वो सफलता की तरफ नहीं चलता, बल्कि वो सफलता से चलता है। He walks from success, not towards it. जब आप इस पहचान को ओढ़ लेते हैं तो ये सिर्फ आपके सोचने का तरीका नहीं बदलता, ये आपके निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। आपका अवचेतन मन स्वचालित रूप से उन रास्तों को चुनने लगता है जो एक सफल व्यक्ति चुनेगा। अच्छा, यही मैनिफेस्टेशन है। आप उस चाबी में तब्दील हो जाते हैं जो हर बंद दरवाजे को खोलती है, क्योंकि आप अब एक ऐसी व्यक्ति हैं जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि पहचान में बदलाव हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, लेकिन आप जिसे मैनिफेस्टेशन और भावनाओं का शासन कह रहे हैं, मैं उसे एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखती हूँ। खतरे के रूप में? क्यों? भावनाओं को महसूस करना और 90 दिनों तक एक सफल व्यक्ति की तरह चलना आपको एक कृत्रिम आत्मविश्वास, एक आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस दे सकता है, लेकिन स्रोत भावनाओं के शासन पर नहीं, बल्कि मानसिक शासन, मेंटल गवर्नेंस पर जोर देता है। क्या ये दोनों एक ही बात नहीं है? अपने दिमाग पर शासन करना ही तो अपनी भावनाओं को सही दिशा में रखना है। ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। स्रोत नदी का एक बहुत ही गहरा रूपक प्रस्तुत करता है। नदी तभी ताकतवर बनती है जब उसे एक रास्ता मिलता है, किनारे मिलते हैं। बिखरी हुई भावना सिर्फ राख हो जाती है। किनारों का होना जरूरी है, ये सच है।
अगर आप 90 दिनों तक सिर्फ महसूस करते रहें कि आप सफल हैं, लेकिन उस भावना को किसी कठोर कार्यप्रणाली, किसी कौशल विकास में केंद्रित न करें, तो वो ऊर्जा सिर्फ अहंकार बनकर रह जाएगी। चलिए हेनरी फोर्ड और उनके प्रसिद्ध V8 इंजन के उदाहरण से इस मानसिक शासन को समझते हैं। फोर्ड चाहते थे कि 8 सिलेंडर वाला इंजन एक ही ब्लॉक में ढाला जाए। उनके सभी उच्च स्तरीय इंजीनियरों ने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स और धातु विज्ञान के नियमों के अनुसार यह भौतिक रूप से असंभव है। और फोर्ड का जवाब क्या था? फिर भी बना दो। यह किसी अनुशासित कार्यप्रणाली का हिस्सा नहीं था। यह एक नेता की अंधी असीम आस्था थी जिसने विज्ञान को नकार दिया। नहीं, आपको पूरी घटना के पीछे के तंत्र को देखना होगा। फोर्ड ने सिर्फ फिर भी बना दो कहकर काम खत्म नहीं किया। उनका मानसिक शासन यह था कि उन्होंने अपने इंजीनियरों को हार मानने की अनुमति नहीं दी। वे अपने मूड के या इंजीनियरों की निराशा के गुलाम नहीं बने। ज्यादातर लोग जब सुनते हैं कि कोई काम असंभव है तो वे रुक जाते हैं। फोर्ड ने उन्हें काम पर लगाए रखा, उन्हें संसाधन दिए, महीनों तक असफल प्रयोगों की फंडिंग की। हाँ, लगातार प्रयास करवाया। ये केवल महसूस करने के बारे में नहीं था, ये असफलता के बावजूद एक दिशा में लगातार प्रहार करने का कठोर मानसिक और संस्थागत अनुशासन था। बिना इस दिशा और अनुशासन के फोर्ड का असीम विश्वास सिर्फ एक पागलपन माना जाता। मानसिक शासन का अर्थ है अपनी इच्छा को वास्तविकता में ढालने के लिए उस राख को भट्टी की आग में बदलना जहां धातु पिघल सके। ये एक बेहद तीखा लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। भावनाओं का बिखराव बनाम उन्हें एक दिशा देना। मैं ये स्वीकार करूंगा कि फोर्ड का मानसिक शासन उनके कारखानों के शासन जितना ही सख्त था। उन्होंने उस ऊर्जा को बहने के लिए किनारे दिए। बिल्कुल। लेकिन आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि इंजीनियरों की उस तार्किक और वैज्ञानिक असहमति के बावजूद फिर भी बना दो कहने का जो साहस है ना, वो किसी तार्किक विश्लेषण या अनुशासन से नहीं आ सकता। शायद वो साहस केवल और केवल एक गहरे, लगभग तर्कहीन विश्वास से आता है। जब तक वो आस्था भीतर नहीं होगी, तब तक अनुशासित होने का कोई कारण ही नहीं होगा। ये बात सोचने लायक है। अपना गरीब है, वो बस अपना दिन काट रहा है। कर्म बिना असीम विश्वास के सिर्फ एक बोझा है। देखिए, उस विशिष्ट बिंदु पर आकर हम अंततः एक समान धरातल पर खड़े हैं। मैं इस बात का खंडन नहीं कर रही कि कर्म बिना उद्देश्य के निरर्थक है। बिना सही सोच के किया गया कर्म वास्तव में एक अंतहीन बोझ है, एक अराजकता है। मेरा उद्देश्य केवल इस खतरनाक आधी सच्चाई का विरोध करना था कि आप सिर्फ सोफे पर बैठकर अपने सपनों की कल्पना कर सकते हैं और ब्रह्मांड आपको सब कुछ परोस देगा। हमें इस जादुई सोच से बाहर आना होगा। बिल्कुल। ये चर्चा बहुत स्पष्ट रूप से ये साबित करती है कि असीम विश्वास वास्तव में वो पहली चिंगारी है जो किसी भी असंभव विचार की रूपरेखा तैयार करती है। ये वो शक्ति है जो एडविन बर्न्स को ट्रेन में बैठाती है या एक पिता को मेडिकल रिपोर्ट फाड़ने का साहस देती है। हमारी सीखी हुई सीमाएं हम पर दुनिया ने नहीं थोपी हैं, हमने खुद उन्हें स्वीकार किया है। हम अपने खुद के बनाए मानसिक जेल के दरबान हैं। और यह भी उतना ही सच है कि जो सीमाएं सीखी जा सकती हैं, उन्हें मानसिक अनुशासन और सक्रिय कर्म के जरिए तोड़ा भी जा सकता है। सही बात है। वह चिंगारी जो आपके असीम विश्वास से पैदा होती है, वो तभी आग बनती है जब उसे अनुशासित कर्म का ईंधन और एंड्रू कार्नेगी के तीसरे दिमाग जैसे सामूहिक सहयोग की हवा मिलती है। विश्वास आपको दरवाजा दिखाता है, लेकिन अनुशासन और कर्म उस दरवाजे को धक्का देकर खोलते हैं। यह एक बहुत ही संतुलित और गहरा निष्कर्ष है। आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि सफलता की वास्तुकला, आर्किटेक्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, ना तो केवल एक जादुई वायवीय सोच है और ना ही बिना आत्मा की कोई कठोर मशीनरी। बिल्कुल। यह असीम विश्वास से उपजे विजन और उस विजन को जमीन पर उतारने वाले कठोर अनुशासन का एक अत्यंत जटिल लेकिन सुंदर कॉकटेल है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें उस बाहरी दरबान का इंतजार करना छोड़ देना चाहिए। हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी और उस बहरे बच्चे के पिता में एक ही बात समान थी। उन्होंने दुनिया से अनुमति लेना बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी इजाजत खुद को दी। मैं आज अपने सभी श्रोताओं को यह विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं
कि आप अपने जीवन में इस असीम विश्वास और अनुशासित कर्म के जटिल संतुलन को कैसे लागू कर सकते हैं। क्या आप भी किसी बाहरी संकेत का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको आकर बताएगा कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस स्रोत सामग्री में खोजने के लिए अभी और भी बहुत कुछ है। मानव मनोविज्ञान और सफलता के तंत्र के कई और पहलू हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन आज के लिए हम अपनी चर्चा यहीं विराम देते हैं। जाते जाते बस उस विशाल बंद दरवाजे के बारे में फिर से सोचिए। आप अभी भी उस दरबान का इंतजार कर रहे हैं जो आकर आपको अंदर जाने की अनुमति देगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस दरवाजे का ताला बाहर से नहीं, आपके भीतर से लगा है? और वो दरबान कोई और नहीं, आप खुद हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।